हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग सेंटर के एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NIOS के फिजिक्स क्लास 12 में पिछले 3 इयर्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जो MCQ होते हैं वो 10 मार्क्स के MCQ आते हैं NIOS के एग्ज़ाम में। तो वो 10 मार्क्स लाने में आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दिसंबर 2019 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो इनको देखते हैं कि इनमें पहला MCQ क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डिस्पाइट दैट ऑब्जेक्ट मूव्स एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बिकॉज। क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं, फिर भी बल लगने पर पिंड में गति होती है, क्यों? तो क्यों गति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो भिन्न पिंडों पर लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट पिंड पर लगते हैं, इसी वजह से बल लगने पर पिंड में गति होती है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल V. Its d Broglie wavelength is lambda. If accelerating voltage is decreased to V by 2, its d Broglie wavelength become। एक इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के अंतर्गत त्वरित किया जाता है। इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यदि त्वरणकारी वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, एक सिंपल सा रिलेशन है, उसे आप याद रखिएगा। सपोज जब v वेलोसिटी थी तब उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, और जब v बाई 2 वेलोसिटी हो गई तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। तो एक इसका रिलेशन याद रखिएगा कि लैम्डा बाई लैम्डा 1 होता है, वो इक्वल्स टू होता है रूट अंडर V2 बाई V1। ठीक है, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू V बाई 2 है और जो V1 है उसकी वैल्यू V है। तो वैल्यू को हम अगर पुट कर देंगे तो लैम्डा बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V। तो V कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 1 बाई 2। तो रूट अंडर 1 बाई 2 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 2 लैम्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूट 2 लैम्डा। याद रखिएगा ये रिलेशन लैम्डा बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू होता है V2 बाई V1 अंडर रूट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ विस्कस फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर फॉलिंग थ्रू अ मीडियम विद द रेडियस ऑफ स्फेयर इज रिप्रेजेंटेड एज। किसी माध्यम में गिरते हुए एक छोटे गोलाकार पिंड पर लगने वाले श्यान बल के पिंड की त्रिज्या के साथ परिवर्तन को निरूपित करने वाला ग्राफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है एक कर्व की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए पाइप ओपन फ्रॉम बोथ एंड इज 1 मीटर इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड इन एयर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन पाइप इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की लंबाई 1 मीटर है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड हो तो पाइप में अप्रगामी तरंग की मूल आवृत्ति है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है वो याद रखिएगा कि F इक्वल्स टू होता है 2n-1 इंटू V डिवाइडेड बाई 4L। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा n जो है वो नंबर ऑफ पाइप्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू V की वैल्यू है 320 डिवाइड बाई 4 इंटू L की वैल्यू 1 मीटर है, लेंथ ऑफ पाइप 1 मीटर है। तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 320 डिवाइड बाई 4 इंटू 1।
इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1 इंटू 320/4 और सॉल्व होकर ये आ जाएगा 80 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 80 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इज। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर P इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी में फॉर्मूला में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 वाट इसकी वैल्यू आएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज। किसी परिनालिका के स्वप्रेरण का SI मात्रक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 1/2 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4 फॉर येलो कलर। डेविएशन ऑफ येलो लाइट पासिंग थ्रू इट इज। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण 1/2 डिग्री है और पीले रंग के प्रकाश के लिए इसका अपवर्तनांक 1.5 है। इससे होकर गुजरने वाले पीले प्रकाश का विचलन कौन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, उसको याद देख लेते हैं। डेविएशन इक्वल्स टू होता है म्यू वाई, वाई यहाँ पे येलो कलर के लिए, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई -1 इंटू ए हो गया एंगल। तो इस फार्मूला पे हम पुट करेंगे वैल्यू, तो हम वैल्यू आएगी 1.5 -1 इंटू 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25, जो कि हो जाएगा 1/4 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/4 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड when an electron in hydrogen atom jumps from higher orbit to the। स्पेक्ट्री रेखाओं की बाल्मर श्रेणी तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षता से संक्रमण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल V, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा। If acceleration voltage is increased to 4 volt, its de Broglie wavelength will become। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन में हमने दोस्तों पहले भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 2। तो वही फॉर्मूला से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसे आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, ये आपसे इजीली हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा λ/λ1 इज इक्वल्स टू √V2/V1। इस पे पुट करके आप इजीली लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा λ/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्रांजिस्टर लीस्ट डोप रीजन इज। तो ट्रांजिस्टर का सबसे लीस्ट डोप रीजन जो दोस्तों होता है वो होता है बेस रीजन। बेस रीजन सबसे कम डोप्ड रीजन होता है। सबसे हैविली डोप्ड रीजन होता है इमीटर और मॉडरेटली डोप्ड रीजन होता है कलेक्टर और लीस्ट डोप रीजन होता है बेस। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों 2019 में पूछे गए 10 MCQ क्वेश्चन। हम आगे के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं 2018 में पूछे गए इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करें और आप हमें कमेंट पर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, और किसी तरह की डाउट हो दोस्तों तो वो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने के लिए। 2018 में पूछा गया पहला MCQ क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक वस्तु का त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ एक्सटर्नल फोर्स एंड मास। बाह्य बल और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा a इक्वल्स टू F/m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि a जो डिपेंड कर रहा है वो F पे भी डिपेंड कर रहा है और m पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स और मास दोनों पर डिपेंड करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग बाय ए डिस्टेंस x इज w, वर्क डन इज कंप्रेसिंग इट बाय डिस्टेंस 2x फ्रॉम बिगिनिंग विल बी। किसी स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य w है, तो उसे प्रारंभ से 2x दूरी तक संपीड़ित करने का कार्य होगा।
तो इसके लिए दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि वर्क डन W इज इक्वल टू होता है 1/2 kx²। x यहाँ पे डिस्टेंस है। तो दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि W इज इक्वल टू 1/2 kx² W के लिए, और दूसरा जो डिस्टेंस है 2x के लिए, इसके लिए वर्क डन W डैश ले लेते हैं। तो W डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो W/W डैश कर देंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों वैल्यू कट करके आ जाएगी 1/4। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो W डैश की वैल्यू आ जाएगी 4W, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4W। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए फ्लोटिंग बॉडी डिप्लेसेस द लिक्विड। एक तैरती हुई वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव जो होता है दोस्तों, वो वस्तु के भार के बराबर होता है। याद रखिएगा कि तैरती हुई वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू इट्स ओन वेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप एंड ए क्लोज पाइप ऑफ सेम लेंथ इज। बराबर लंबाई के दो पाइपों, एक खुला व दूसरा बंद, में मूल स्वरकों की आवृत्तियों का अनुपात होता है। तो इसका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1/2 होता है। ऑप्शन ए 1/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज बिकम 1/10 व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो इससे पता चलता है कि F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एप्सिलॉन के, और यहाँ पे दोस्तों कि F जो है उसकी वैल्यू 1/10 हो रही है, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है दोस्तों वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स जो है 10 से डिक्रीज कर रहा है, तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हो जाएगी, वो 10 से इंक्रीज कर देगी। तो आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरिएशन ऑफ AC वोल्टेज V एंड करंट I विथ टाइम t थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन एज। किसी एक बिजली घटक में AC वोल्टता व धारा के समय के साथ परिवर्तन निम्नलिखित तरीके से होता है। तो V इज इक्वल्स टू 312 साइन 314t है, और I इज इक्वल्स टू है 312 साइन 314t प्लस π/2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो करंट है वो लीड कर रहा है π/2 से। तो जब भी करंट है वो लीड करता है π/2 से, तो उस केस में जो कंपोनेंट होता है दोस्तों, वो कंपोनेंट होता है कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर में जो है करंट लीड करता है 90 डिग्री से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपेसिटर संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो निर्भर करता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट बोथ। पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम, 4400 एंगस्ट्रॉम, 4600 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड बाय मीडियम, मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑक्यूर्स फॉर। तो जब इन चार तरंगदैर्घ्यों के माध्यम से प्रकीर्णित होता है तो अधिकतम प्रकीर्णन किस में होगा। तो जो स्कैटरिंग होता है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो लैम्डा के पावर 4 के बराबर। यानी कि अगर वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी तो स्कैटरिंग घटता है, वेवलेंथ को कम किया जाए तो स्कैटरिंग बढ़ जाएगी। तो जिसका भी वेवलेंथ सबसे कम है, स्कैटरिंग उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग जो अक्यूर होगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम में होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर स्कैटरिंग कम होगी तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और वेवलेंथ अगर कम होगा तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if the activity of radioactive sample drops to 1/16 of its initial value in 3 hours, its half life is। किसी रेडियोधर्मी नमूने की संक्रियता
3 घंटे में उसकी प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाती है, उस नमूने की अर्ध आयु होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ लाइफ में वो 1/2 डिके करेगा, सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 हो जाएगा, थर्ड में 1/8 हो जाएगा और फोर्थ में जाकर के वो 1/6 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4 स्टेज इसमें टोटल लग रहे हैं। तो 4 हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आवर्स, 3 आवर्स लगते हैं। तो 1 हाफ लाइफ करने के लिए उसे क्या होगा, इस 4 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो 3/4 हो जाएगा और आवर को मिनट में चेंज कर देंगे तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 45 मिनट्स इसको टोटल लगेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3/4 आवर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 NAND गेट्स एज सोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू। तो ये जो NAND गेट का फिगर है ये किसके इक्विवेलेंट है? तो हम देखते हैं कि ये जो NAND गेट है ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इनपुट दिया जा रहा है ए और बी, क्योंकि ये NAND गेट है और दोनों इसके इनपुट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ए बार और बी बार आएगी, और ए और बी बार का जब NAND होगा दोस्तों तो क्या होगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये इसकी आउटपुट आएगी। इस पे अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे दोस्तों तो ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार होगा। तो जब भी डबल बार होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसके वैल्यू आएगी ए प्लस बी। और ए प्लस बी किस गेट के लिए वैल्यू होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी जो होती है वो ओर गेट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ओर गेट हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे गेट के भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उन गेट्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोस और भी देखने को मिलेगी और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चन देख लिए, 2018 के क्वेश्चन देख लिए, अब 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल सॉन्ग। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीतमय ध्वनि का अवलक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेलोसिटी, तरंग वेग। ये जो है म्यूजिकल साउंड में इसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एट 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव एज। 0 डिग्री केल्विन पे जर्मेनियम व्यवहार करता है। किस तरह से करता है दोस्तों? 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर हो, जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई भी, वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, इंसुलेटर एंड इंसुलेटर 0 डिग्री केल्विन पे। और अगर रूम टेम्परेचर रहेगा तो वो एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन इज मोस्ट एनर्जेटिक। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण सर्वाधिक ऊर्जावान है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों उसमें ही सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो होता है एक्सरेज। इनमें से एक्सरे का जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When the space between plates of capacitor having air is filled with material of dielectric constant 6 is capacitance become। जब किसी वायु युक्त संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थान को 6 परावैद्युतांक के पदार्थ से भरा जाता है तो उसकी धारिता हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उसकी धारिता जो हो जाती है वो 6 गुनी हो जाती है, 6 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से जितनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी उतना ही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए 6 टाइम्स ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन O818 एटम आर रिस्पेक्टिवली। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये सिंबल से पढ़ना आ गया होगा कि O में जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और मास नंबर जो है वो 18 दिया हुआ है। तो इस केस में दोस्तों न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हमें मास नंबर में प्रोटॉन की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को माइनस कर देना होगा, जिससे हमारा न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा 18 - 8 इज इक्वल्स टू 10। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 8 और न्यूट्रॉन की वैल्यू 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 and 10।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डज नॉट नीड एनी रिवर्स बायस फॉर इट्स ऑपरेशन? कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालिक युक्ति को अपने कार्य निष्पादन के लिए उत्क्रम अभिनति की आवश्यकता नहीं होती है? तो पहला है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है। दूसरा है एलईडी। हाँ, ये एलईडी जो दोस्तों वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलईडी। फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में काम करता है, सोलर सेल भी रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलईडी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच करस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इज? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव का स्थायी संतुलन के संगत विन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है वो सेम होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन इन सन इज? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य में ऊर्जा जनन के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी होती है? तो जो रिएक्शन होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संलयन अभिक्रिया या फ्यूजन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.95। इट्स करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी? तो करंट गेन जो है वो कॉमन बेस में 0.95 दिया हुआ है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो 0.95 है। तो हमें क्या करना है, करंट गेन इन कॉमन इमीटर निकालना है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन की वैल्यू यानी कि बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 0.95 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 19 आएगी। तो आंसर आएगा 19, जो बीटा की वैल्यू होगी वो 19 होगी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। ये फिर से एक गेट का क्वेश्चन है और ये देखिए दोस्तों ये सेम वही क्वेश्चन है जिससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था। यही वैल्यू दी हुई थी, बस वहाँ पे ए बी लिखा हुआ था, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे जो इसके आंसर आएगा, यहाँ पे 3 एंड गेट दिए हुए हैं, 3 एंड गेट के जो वैल्यू को एंड गेट की वैल्यू आएगी वो और गेट के इक्वल आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और गेट। तो देखिए दोस्तों बहुत से क्वेश्चन मैच करते हैं, तो ये वीडियो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपके 1 मार्क्स करके 10 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर ले और इससे मिलते रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी रिवाइज कर ले। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।